स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण, या हम कह सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, या हम कह सकते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण। यह क्वेश्चन आपसे विभिन्न प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन इससे तात्पर्य केवल एक विशेष प्रकार के बिंदु से है। आपको कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से और सावधानी से समझना पड़ेगा और शांति के साथ सुनना पड़ेगा। उम्मीद है कि पूरी कॉन्सेप्ट आपकी यकीनन क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम हेडिंग पर डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर की पहली, जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, इस चैप्टर की जो पहली हेडिंग हमने पढ़ाई थी, प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। आप बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि जो वहां था वही यहां है, जो वो आंसर था वही ये आंसर है। इसके आंसर में और उसके आंसर में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हेडिंग ही वही है। अब कहोगे तो इसको करवा क्यों रहे हो, बस यही तो बताना है। इधर देखो, कंसंट्रेट करो। सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप, या हमें मिल सकता है चुंबकीय द्विध्रुव, या हमें मिल सकता है यहां पे लिखा हुआ दंड चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण। सबसे पहले समझ लो, चाहे वो धारावाही लूप हो, चाहे वो चुंबकीय द्विध्रुव हो, और चाहे हमारा दंड चुंबक हो, वो तीनों एक ही प्रकार का व्यवहार करते हैं। तीनों के तीनों चुंबकीय द्विध्रुव को दिखाते हैं। तीनों के तीनों में दो प्रकार का नेचर होता है, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से हम डिफाइन करते हैं। यानी कि ये दो प्रकार के नेचर को शो करते हैं। इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार के व्यवहार होते हैं, इसलिए इनको हम प्रायोरिटी के तौर पे, चाहे यहां पे धारावाही लूप को शामिल करें, चाहे चुंबकीय द्विध्रुव को शामिल करें, चाहे दंड चुंबक शब्द को शामिल करें। आप याद करो, जब इस चैप्टर की पहली हेडिंग हमने पढ़ाई थी, तो वहां पे हेडिंग में डलवाया था एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। अगर यहां से ये अथवा के बाद का चुंबकीय द्विध्रुव हटा दो तो पूरी हेडिंग यकीनन वही बन जाती है। तो आंसर भी वही है, बस रूप बदल जाएगा थोड़ा सा, बस वो चीज हमें कंसंट्रेट करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हेडिंग का मतलब समझो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से सीधा तात्पर्य है एक ऐसा भाग जिसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, बिल्कुल समान रूप से। धारावाही लूप को आप बेहतर तरीके से समझते हो, इस प्रकार से हम एक सर्किट बना सकते हैं, जिसमें अगर करंट इधर से जा रहा है तो इस तरीके से इसमें कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा, इस प्रकार से इसमें करंट दौड़ता रहेगा, जिसको हम लूप का नाम दे सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो दो प्रकार के नेचर को प्रदर्शित करता है। आप सभी लोग चुंबक के बारे में बेहतर तरीके से जानते हो। अगर क्षण चुंबक होगी, इस तरह से काम करती, जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया। अगर इसको पलट के रखेंगे तो ये इस प्रकार से काम करेगी। अगर समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है, और विपरीत प्रकार के ध्रुव आते हैं तो आकर्षण बल लगता है। दो प्रकार के नेचर दिखाए कि नहीं दिखाए। अब यहां पे अगर दंड चुंबक मिल जाता है तब भी एक ही बात है। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। और बल युग्म आघूर्ण, बल का मतलब तो बच्चा बच्चा जानता है, बल का मतलब फोर्स हो गया, और युग्म शब्द का सीधा मतलब है जिसको हम जोड़ा कहते हैं, और आघूर्ण का मतलब है किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने ही एक्सिस पे मूवमेंट करना, अपने अक्ष पे लगातार वही वृत्ताकार गति करते रहना, अपने अक्ष पर घूमना, वही हमारा आघूर्ण को प्रदर्शित करता है। अंततः हमें इस प्रश्न में बल युग्म आघूर्ण का मान हमें निकालना है। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। हेडिंग का मतलब तो आपको क्लियर हो गया होगा। बोर्ड पे लिखी हुई भाषा को पढ़ के आप समय बर्बाद ना करिए, जो चित्र बनाए पहले उसको समझिए। सबसे पहले यहां पे हमने लाइनों के द्वारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी बनाया। बी के ऊपर वेक्टर इसलिए लगाए क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। एक नंबर का एयरफोर्स के लिए भी और इंटर के बोर्ड एग्जाम के लिए भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सावधानी से समझ लीजिएगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश राशि होती है। इसके बाद में यहां पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक ये धारावाही लूप बनाया हुआ है। धारावाही लूप ऐसा बनाया हुआ है जिसमें लगातार धारा का प्रवाह हो रहा है, और धारा अगर एक सिरे से इस तरह से जा रही है तो दूसरे से ऊपर, फिर ये इधर, फिर ये इधर, इस तरह से इस पूरे लूप में करंट प्रवाहित होता रहेगा। ये धारावाही लूप दो प्रकार के नेचर को शो करता है। एक, इस हिस्से में अगर बल इधर की ओर लगेगा तो यकीनन दूसरे हिस्से में बल इधर की ओर लगेगा, तभी तो ये अपने अक्ष पर घूम पाएगा। एक चक्की को जब घुमाया जाता है, एक हिस्सा अगर इधर आता है तो यकीनन दूसरा हिस्सा दूसरी दिशा में जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इन्हीं दोनों सिरों पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण के कारण यहां पे ये अपने अक्ष पर घूमना शुरू कर देगा। और इसकी हम भाषा में क्या लिखेंगे?
माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एक धारावाही लूप रखा है जो चुंबकीय द्विध्रुव या दंड चुंबक या क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। अतः इतनी बात तो लिख सकते हो, और अतः के बाद हमें मान किसका निकालना है, बल युग्म आघूर्ण का। दैट्स ऑल, डैश कर दो। अब इसके बाद में इसको हम हल करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर के पहले डेरिवेशन की पूरी कॉन्सेप्ट रखी है, तो हम सबसे पहले उस सूत्र को रखेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, हेडिंग हमने डलवाई थी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण। तो हमने यहां लिखा है, हम जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप रखा जाता है तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र आया था टॉ बराबर NIAB साइन थीटा। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? इतना ही तो आया था। सिर्फ देखते रहिए इसको यहाँ पे, और उसमें दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो भी हम क्लियर कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1, यही छोड़ दो। क्लियर? अब आप हमें एक बात बताओ, आपको याद होगा हमने एक दिन आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, एक ना एक दिन जरूर पढ़ाया होगा, और आप प्लेलिस्ट में जाके उसका भी वीडियो देख सकते हो। हम फिजिक्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पहला चैप्टर जो आवेश और कूलाम का नियम बताता है, उसका हमने लास्ट डेरिवेशन आपको करवाया था। पहले चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन की हेडिंग थी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। याद आया? एक समान वैद्युत क्षेत्र में, यहां क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण पढ़ाया था तो आंसर आया था टॉ बराबर PE साइन थीटा। अब कहोगे उसकी यहां क्या जरूरत है, बस यही तो देखना है। लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, इसका लाला जो मान आया था वो आया था टॉ बराबर PE साइन थीटा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ बेसिक बातें सुनिए। बेसिक बात ये है, याद करो ऑस्टर्ड का नियम, याद करो बायो सेवर्ट का नियम। अगर आप याद कर पा रहे होगे तो कुछ बातों को बेहतर तरीके से समझोगे कि चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र का पर्यायवाची है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का गुण भी वैद्युत क्षेत्र के कारण आता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र से भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऐसा आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ पाओगे। यानी चुंबकीय क्षेत्र खुद वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है और विद्युत क्षेत्र से तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता ही होता है। ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं, इस हेडिंग को समझो। हम कहना चाहते हैं, फिर उस हेडिंग को समझना। इस हेडिंग में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण, और उस हेडिंग में क्या था, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। यहां चुंबकीय क्षेत्र है, वहां वैद्युत क्षेत्र था, तो वैद्युत क्षेत्र तो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर हो गया। यानी वैद्युत क्षेत्र को हम E से और चुंबकीय क्षेत्र को B से प्रदर्शित करते हैं। तो एक बात यहां से सीधी क्लियर है, E को हम जरूरत पड़ने पे क्या लिख सकते हैं, B। इतनी बात क्लियर हो गई। वहां वैद्युत द्विध्रुव था, यानी एक ऐसा पार्टिकल जो दो प्रकार के नेचर दिखाता था। यहां भी द्विध्रुव है, बस वो वैद्युत द्विध्रुव था, लेकिन ये चुंबकीय द्विध्रुव है। ये भी दो प्रकार के नेचर दिखाता है। यानी सीधी बात क्लियर हो गई। हम ये बात कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 ऐसे समीकरण होंगे जो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। देखने से ही पता चल रहा है, कॉन्सेप्ट तो हमने बता दी। LHS LHS के बराबर है, तो हम क्या कह सकते हैं कि RHS RHS के बराबर होगा। लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 में LHS बराबर LHS है, तो RHS बराबर RHS होगा। अब ये रूल क्या होता है, वो रूल ये होता है, जैसे कहीं आपने x इक्वल y और x इक्वल z लिखा देखा है कि x x के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि y z के बराबर होगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल प्रोसेस। आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर कहीं लिखा है a बराबर c और कहीं लिखा है फिर से a बराबर d, a के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि c किसके बराबर होगा, d। ये मैथ की प्रोसेस है। LHS LHS के बराबर है, तो RHS को RHS के बराबर लिख सकते हैं। चलो इसका मतलब समझो, इसका RHS उठाओ, NIAB साइन थीटा। इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। इक्वल इसका RHS उठाओ, PE साइन थीटा।
जो हम कहना चाहते हैं बहुत गहराई से समझने की कोशिश करना। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, अब बचा क्या, NIAB इक्वल PE। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोनों की तुलना करो, बराबर है, तुलना करोगे तो आप पाओगे यहां पे जो E लिखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर सकता है, B को। ये E का मतलब वैद्युत क्षेत्र है और B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत से ही तो चुंबक का गुण आता है, विद्युत क्षेत्र से ही तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी हम यहां पे इस E को B के बराबर अगर लिख लें तो फाइनली हमारी कॉन्सेप्ट हो जाएगी NIAB इक्वल P। इस E की जगह पे क्या आ जाएगा, B से B कट गया, तो हम यहां पे लिख सकते हैं NIA बराबर P। कहना क्या चाहते हैं वो समझो, कहना ये चाहते हैं कि वैद्युत क्षेत्र से अगर चुंबकीय क्षेत्र आया, उस घटना में E का मतलब वैद्युत क्षेत्र था और B का मतलब चुंबकीय क्षेत्र है। वैसे ही उस घटना में याद करो पहले चैप्टर में P का मतलब था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के नाम से जानते हैं। अगर E B के बराबर है तो बचा हुआ P किसके बराबर हो जाएगा, P किसके बराबर आ गया, NIA। आया कि नहीं आया, बहुत ध्यान से समझो। हम लिखेंगे P बराबर NIA। अब इस आंसर से निष्कर्ष क्या निकला है, वो निष्कर्ष अगर समझ गए तो आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। निष्कर्ष ये निकला है कि NIA को हम क्या लिख सकते हैं, P, और P बराबर जो NIA आया उसका मतलब क्या है। जब हमने पहले चैप्टर में आपको पढ़ाया था तो P को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का नाम दिया था। जब पहले चैप्टर में P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था और ये किससे आया है, ये चुंबकीय क्षेत्र की घटना से NIA आया है, तो जब P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो सकता है तो NIA चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो सकता है। इतनी बात क्लियर हो गई। NIA को क्या कह सकते हैं हम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे। अतः स्पष्ट है कि P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्पष्ट करता है, तो NIA चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को स्पष्ट करेगा, जिसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैपिटल M से हम किसको प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं, तो फाइनल हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, इस P की जगह पे हम क्या लिखेंगे, M बराबर क्या आ गया, NIA। यानी एक आपको यहां से सूत्र मिल गया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर NIA। जैसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर आपने पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है ना 2QL, पढ़ा है, वैसे ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर एक सूत्र मिल गया NIA। अब कहोगे सर कह रहे थे स्टार्टिंग में कि आपको हम पहले वाले डेरिवेशन जैसा ही इसका आंसर होगा, ये तो बदल गया। नहीं बदला लाला, एक मान आपको मिला, आओ वैसे ही दर्शन कराते हैं। अब ध्यान से अगर समीकरण 1 को निहारोगे तो आपको कुछ दिखेगा। समीकरण 1 में आपको NIA दिख रहा है, और NIA ये पूरा फॉर्मूला इसी से तो लिखा था हमने, यही आंसर हमने कहा था ना, यही आंसर आएगा, यही आंसर अभी भी आएगा, बस रूप बदल के NIA की जगह पे हम क्या लिख देंगे, M, क्योंकि हमें इसमें क्या कहा गया था, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में बदलना है, तो NIA को हमने किसके रूप में बदल देंगे, चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में बदल देंगे। अंततः सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बची, वो लगा देंगे समीकरण 1 में M का मान रखने पर। समीकरण 1 ये है, टॉ से बोलेंगे नहीं, NIA को छोड़ेंगे नहीं, इस NIA की जगह पे क्या लिखेंगे हम, कैपिटल M। बाकी क्या लिखा है, B sin थीटा। बधाई हो, आपका आंसर आ गया
टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। इसकी कुछ विशेष स्थितियां भी होंगी, जल्दी से सुन लीजिए। यहां टॉ का मतलब बलयुग्म आघूर्ण है, एम का मतलब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसको जरूरत पड़ने पे NiA लिख सकते हैं। जैसे P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है, वैसे NiA चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से प्रदर्शित करते हैं। और थीटा का मतलब है इस चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बनने वाला कोण। इसकी विशेष स्थितियों से आप सीधा समझ सकते हैं, जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप लंबवत रखा होता है तो थीटा 90 होगा, तो साइन 90 का मान 1 होता है। इस समय सबसे ज्यादा बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, यानी बलयुग्म आघूर्ण तब लगेगा जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और सबसे कम तब होगा जब वैद्युत क्षेत्र, जब धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा, तो उस समय बलयुग्म आघूर्ण सबसे कम होगा। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।